नमस्कार दोस्तों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के लिए जो 17 फरवरी का एग्ज़ाम हिंदी का होने वाला है ना, उसके लिए टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी दे रहे हैं। ये 20 में से आपका 15 सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी में से रहेगा। इसी में से हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा। एकदम चुन-चुन के क्वेश्चन बैंक से लाए हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम में आने की 100% गारंटी है। चलिए देखते हैं एक-एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। उससे पहले आप सब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पर दबा लीजिएगा ऐसे ही मज़ेदार सेशन के लिए। तो आज इस सेशन में हम हिंदी का टॉप 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम होगा ना, उसमें महत्वपूर्ण साबित होगा। तो जल्दी से आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? क्या पूछा जा रहा है? अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? और इसी क्वेश्चन को दोबारा घुमाकर हमको पूछ दिया गया है, जाति प्रथा के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देता है? दोनों क्वेश्चन सेम है, परंतु घुमा के पूछा गया है। ऐसे होता है कि बच्चा गुमराह हो जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन क्वेश्चन घर पे आया था, वो क्वेश्चन याद करके देखा तो ये क्वेश्चन, परंतु दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो देखिए आंसर यानी उत्तर में हमको क्या कह रहा है, अंबेडकर के अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देता है, जाति प्रथा से कार्यकुशलता अच्छा तरीका से होता है, जो कि बिल्कुल सही है। बोल रहा है अंबेडकर के अनुसार अनुसार जातिवाद के पोषक इसके पक्ष में यह तर्क देता है कि जाति प्रथा के पोषक कार्यकुशलता अच्छा तरीका से होता है, जो बिल्कुल क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2015 और 17, 18, 19 सॉरी 18 ना 19 और 22 में पूछा हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, सच्चे भारत का दर्शन कहाँ होता है? माने सच्चे भारत का दर्शन करना है तो कहाँ हो सकता है, यही पूछा गया है हमसे क्वेश्चन में। तो देखिए उत्तर में मैक्स मुलर क्या कहते हैं, सच्चे भारत के मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन भारत के गांव में हो सकता है। माने मैक्स मुलर कहते हैं आपको अगर सच्चे भारत का दर्शन करना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? भारत के गाँव में जाइएगा तो आपको सच्चे भारत का दर्शन होगा। आज के कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे दूसरे शहर में नहीं। और कहते हैं आज में जो कोलकाता, मुंबई, मद्रास है ना, ये सब शहर में भारत का दर्शन नहीं होगा। कहाँ होगा? भारत के गांव में होगा सच्चे भारत का दर्शन। कौन कहते हैं? मैक्स मुलर जी कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा जा रहा है, ये दही वाली मगम्मा से हमारा क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 15 और 19 में पूछा गया है। देखिए रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता था? पूछ रहा है रगप्पा कौन था और वह मगम्मा से क्या चाहता है? देखिए उत्तर में क्या है, रगप्पा मगम्मा के गांव का एक जुआरी और बदमाश व्यक्ति था। कैसा था? जुआरी और बदमाश व्यक्ति था। रगप्पा मगम्मा से बार बार कर्ज मांगता है। क्या मांगता है? कर्ज, यानी कि पैसा बार बार मांगता है मगम्मा से रगप्पा। दूसरा क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या था? पूछ रहा है लक्ष्मी कौन थी और उसके पति का नाम क्या था? देखिए लक्ष्मी दहते विश्वास कहानी का प्रमुख नायिका है, यानी कि प्रमुख पात्र है। लक्ष्मी गांव की गरीब महिला जो तहसीलदार साहब के यहाँ झाड़ू पोछा का काम करती है। लक्ष्मी के पति का नाम लक्ष्मण है। क्या है? लक्ष्मण है, जो कोलकाता में काम करता है। और लक्ष्मी के टोटल 4 संतान है, जिसमें 2 पुत्री और 2 पुत्र है। बड़े पुत्र का नाम अच्युत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूरा क्लियर करके जाएंगे, आपको सके यहाँ से देखने के बाद कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। चलिए क्या कर रहा है, दहते विश्वास शीर्ष कहानी के लेखक का नाम क्या है? पूछ रहा है दहते विश्वास शीर्ष कहानी के लेखक का नाम क्या है और इस कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है? क्वेश्चन हमको यही बोल रहा है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। बोल रहा है दहते विश्वास कहानी शीर्ष के लेखक का नाम है सात कोरी होता। क्या नाम है? सात कोरी होता है। इस कहानी में उड़ीसा राज्य को बाढ़ एवं सूखे से प्रभावित दिखाया गया है। नाम क्या है लेखक के? सात कोरी होता। किस राज्य को? तो उड़ीसा राज्य को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? पूछ रहा है जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है? इसका देखिए क्या है? जाति प्रथा भारत
में रोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है, क्योंकि यह किसी व्यक्ति को अपनी जाति से हटकर कोई भी श्रम माने काम, क्या होता है श्रम का मतलब काम चुनने की अनुमति नहीं देती है। आप जिस जाति के हैं उसी जाति के आधार पर जो श्रम है, क्या है, जो श्रम होता है आपको वही करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये पूरा इतना जो लिखा हुआ है सब कहने का मतलब है कि आप जिस जात से हैं, आप अगर नाई से हैं तो नाई का काम करिएगा, आप लोहार से हैं तो लोहार के काम करिएगा। जिस जात को जो काम दिया गया है वही काम करना है, उसके बावजूद कोई काम नहीं करना है, जो कि भारत के लिए बेरोजगारी का क्या है, प्रमुख एक कारण बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहले आप सब चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, जल्दी से सब्सक्राइब करिए और चैनल को वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, कवि जीवनानंद दास आगे जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करते हैं और क्यों। बोल रहा है कवि जीवनानंद दास है ना, आगे जीवन में क्या क्या बनने की संभावनाएं व्यक्त करती है और क्यों व्यक्त करती है। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। बोला जा रहा है आंसर, कवि जीवनानंद दास आगे जीवन में अबाबिल, कौवा, हंस, उल्लू, सार्स बनने की संभावना व्यक्त करते हैं, क्योंकि कवि जीवनानंद दास अपनी मातृभूमि बंगाल से बहुत प्यार करती है और वह बंगाल लौटना चाहता है। बोला जा रहा है कवि जीवनानंद दास है ना, वो कौवा, हंस, उल्लू, सार्स सब बनने की क्या करते हैं, संभावना व्यक्त करते हैं। और किससे प्यार करता है, तो अपनी मातृभूमि यानी बंगाल से बहुत प्यार करता है और वो कहाँ लौटना चाहता है, तो बंगाल लौटना चाहता है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है, वे कहाँ के रहने वाले हैं। बोल रहा है माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है और वे कहाँ के रहने वाले हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, नीचे है। माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है और वह ईश्वर पेटलीकर गुजरात से रहने वाले हैं। पूछ रहा है माँ कहानी के लेखक का नाम क्या है और कहाँ से रहने वाला है, क्वेश्चन हमसे पूछा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माँ कहानी के लेखक का नाम ईश्वर पेटलीकर है और वह ईश्वर पेटलीकर गुजरात से रहने वाले हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, एकदम आसान भाषा में सबको लिख के लाए हैं। आपको एक दाई देख लीजिएगा तो यादें हो जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद आपको कहिएगा कि दूसरा वीडियो अच्छा लग ही नहीं रहा है। एकदम एकदम आसान एकदम इजी भाषा में लेके आए हैं आप सबके यहाँ। देखिए क्या पूछा जा रहा है, बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। क्वेश्चन को 2 बार घुमाकर पूछ दिया गया है। पहले पूछा है बेटे को आंसू कब आता है और क्यों, और दूसरा प्रश्न में या में दे दिया कवित्री के अनुसार बेटे को आंसू कब आता है और क्यों। इसमें कुछ नहीं, सिर्फ यही लगा दिया, इतना ही, कवित्री के अनुसार। क्वेश्चन चेंज। बाकी दोनों का आंसर कितना होगा, सेम ही दोनों का आंसर होगा। देखिए 2012, 2018 और 2022 में पूछा गया है। देखिए वो बोल रहा है आंसर में, सीखने के क्रम में बार बार प्रयास करने पर भी जब बालक विफल हो जाता है तब तब विफलता की पहली आंसू आता है। जब बालक सीखने के क्रम में, कोई चीज सीखने के क्रम में क्या करता है, बार बार विफल हो जाता है, तब उसके विफलता का पहली आंसू आता है। क्योंकि कठिन प्रयास के बाद भी विफल होना कष्टदायी होता है। माने कठिन परिश्रम के बाद भी जो विफल हो जाता है बहुत कठदाई होता है, माने कि बहुत दर्दनाक होता है। देखिए इमेजिन करिए आप सब इतना मेहनत कर रहे हैं, आप सब एग्जाम में फेल हो गए तो क्या क्या हो जाएगा, बहुत इतना मेहनत करे आप फिर विफल हो गए, फिर 1 साल लॉस होगा। इसी के लिए आप सब मन लगा के पढ़िए और अच्छा से अच्छा नंबर लाइए। कभी देखिएगा एक छोटा बालक जो गुरुकता होगा, माने कि पैर पर चलने के योग्य ना होगा, तो वो देखना खड़ा होगा फिर गिर जाएगा, खड़ा होगा गिर जाएगा, तो वो क्या करता है, रोने लगता है। और यहाँ कभी माँ और बेटा का बात किया गया है, यानी अंगा और शून्य के बात किया गया है। अंगा जो ड है ना वो माँ है और जो शून्य है वो क्या है, बेटा है। शून्य बोलता है मैं अपनी माँ का गोद में हूँ, यानी कि ड के क्या हूँ, गोद में हूँ, यानी कि मैं अपनी माँ का गोद में हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 10 नंबर बोल रहा है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। ये भी क्वेश्चन देखिए 2015, 20 और 24 में पूछा हुआ है। क्या कह रहा है, मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है। इसका आंसर है, नाखून मनुष्य को उसके पशुता की याद दिलाती है और मनुष्य अब यह नहीं चाहता कि कोई बर्ब जमाने का निशानी उसके पास रहे, इसीलिए वह नाखून को बार बार काटता है। मनुष्य को पशुता का याद कौन दिलाता है, तो नाखून दिलाता है। कौन दिलाता है, नाखून दिलाता है। इसी के लिए वो क्या करता है, बार बार नाखून काटता है। देखिए ये 10 है ना, टोटल 20 क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 15 बोले ना, 15 आएगा एग्जाम में तो आएगा। लिख के देते हैं कि 15 इसी में से आएगा।
अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, खोखा किन मामलों में अपवाद था? बोल रहा है खोखा किन मामलों में अपवाद था? देखिए 2000 ये 11, 14 और 19 में पूछा हुआ है, तो 26 में भी आने का संभावना है कि ये आएगा, 26 में भी आएगा। देखिए क्या कर रहा है, खोखा दो मामलों में अपवाद था। पहला, उसका जन्म माता पिता के वृद्ध अवस्था में हुआ, जो जो प्रकृति के नियम का अपवाद था। दूसरा अपवाद, वह अपने घर के नियमों के मामले में भी अपवाद था। देखिए दो मामले में अपवाद था। पहला, उसका जो माता पिता उसका वृद्ध अवस्था में जन्म हुआ था, जो प्रकृति के नियमों का अपवाद था, और दूसरा वह घर के मामलों में क्या था, अपवाद था। तो खोखा टोटल कितने मामलों में अपवाद था? तो दो मामलों में अपवाद था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, बल्लील अम्मा ने पपाती के लिए क्या मन्नत मांगी? ये 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है बल्लील अम्मा ने मन्नत मानी, यदि पपाती ठीक हो जाएगी तो बैधी स्वर्ण जी मंदिर जाकर दोनों हाथों में रोजगारी भरकर भग बोला जा रहा है, रोजगारी भरकर भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी। किसको भेंट चढ़ाऊंगी? भगवान को भेंट चढ़ाऊंगी, यही मन्नत मांगती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, हमारी नींद शीर्ष कविता किस कविता संकलन से ली गई है? बस यही पूछा जा रहा है। हमारी नींद कविता है ना, वो किस कविता संकलन से ली गई है? हमारी नींद कविता दुष्चक्र के सृष्टा से लिया गया है। किससे लिया गया है? दुष्चक्र के सृष्टा से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भावनाएं लिखी जाती है? बोल रहा है देवनागरिक लिपि में कौन कौन सी भाषाएं हैं, यहाँ क्या है, भाषाएं लिखी जाती है। देखिए ये 2016 और 22 में पूछा गया है। देखिए क्या कर रहा है, देवनागरिक लिपि में निम्नलिखित भाषाएं लिखी जाती है, जैसे हिंदी की विविध बोलियां, नेपाली, नेवारी एवं मराठी लिखी जाती है। इतना भाषा है जो देवनागरिक लिपि में क्या होता है, लिखा जाता है। याद कर लीजिएगा, ये भी हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों बोल रहा है, कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? बोल रहा है कवि की दृष्टि से आज के देवता कौन है और वह कहाँ मिलेंगे? ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए कवि की दृष्टि में आज के देवता मजदूर और किसान है, और वह सड़कों पर गिट्टी उतारते हुए और खेतों में खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। क्या बोल रहा है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है? मजदूर और किसान है। कौन है? मजदूर और किसान है, और वह सड़कों पर गिट्टी उतारते हुए और खेत खलिहानों में काम करते हुए मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोल रहा है सेन साहब के लड़कियों के नाम लिखिए। बोल रहा है सेन साहब के लड़कियों के नाम लिखिए। देखिए सेन साहब के लड़कियों के नाम सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती है। क्या है? सीमा, रजनी, आलोक, शेफाली और आरती है। क्या है? आरती। और पूछा जाए सेन साहब की कुल कितनी पुत्री है, तो 5 है। और नोट्स में पाठ्य पुस्तक के अनुसार सही नाम आलो है, लेकिन आपकी इमेज में आलोक लिखा है, यानी कि इसका नाम क्या है? आलो है। क्या है? आलो है, परंतु इसको क्या लिखा गया है? आलोक लिखा गया है। याद रखिएगा। सेन साहब की कुल कितनी पुत्री थी? 5 पुत्री थी। अगला क्वेश्चन बोल रहा है देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसी आई? बोल रहा है देवनागरिक लिपि की अक्षरों में स्थिरता कैसे आई? चलिए इसका आंसर देखते हैं। आज से 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने और इसी लिपि में पुस्तक छपने लगी, तब देवनागरिक लिपि के अक्षरों में स्थिरता आई। आज से 2 सदी, 1 सदी में होता है 100 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 100 वर्ष। यानी कि 2 सदी यानी 200 वर्ष पहली बार इसके टाइप छपने लगे, इसी लिपि में पुस्तक छपने लगे, तब जाके देवनागरिक लिपि के अक्षरों में क्या हुआ? स्थिरता आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हर साल पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए मगम्मा को बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? पूछा जा रहा है मगम्मा को बहू के साथ किस बात के लेकर विवाद था? देखिए 2000 सबसे ज्यादा यही क्वेश्चन पूछा जाता है। 12, 14, 17, 19 और 22 में पूछा गया है। देखिए इसका राइट आंसर है, मगम्मा की बहू नजम्मा अपने बेटे को किसी बात को लेकर पीट रही थी। यह देखकर मगम्मा ने उसे
बोले क्यों रे राक्षसनी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। बस इतना ही सा छोटा, आप जब पढ़े होंगे इसका क्लास, तब उसमें नजम्मा है जो अपने बेटा को पीट रहा था। मंगम्मा जाके मना करती है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इसी बात को लेकर क्या हुआ, विवाद हो गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यानी कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 20वां क्वेश्चन है। बोल रहा है लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा। बोल रहा है लेखक ने नाया सिकंदर किसे कहा। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भी आई है, भी आई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साहब है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है। इसका राइट आंसर होगा, जो व्यक्ति भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसे लेखक नया सिकंदर मानते हैं। किसे मानते हैं, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं राजनैतिक गौरवपूर्ण इतिहास से अनजान है, उसी को लेखक क्या मानते हैं, नया सिकंदर मानते हैं। देखिए ये आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आप अगर 20 में से 20 याद कर लेते हैं तो 15 एग्जाम में सेम टू सेम छपेगा। देख लीजिएगा आप सब, 15 छपेगा और एकदम आज के सेशन में एकदम आसान से भाषा में आप सबके लिए चुन कर 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगला किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। जय हिंद।